हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है दैट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसका जो हमारा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग, उसके आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके एंड आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम डेली क्विजेज और जो भी इंफॉर्मेशन है जरूरी आपके लिए वो सब शेयर करते हैं। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, एंड ट्विटर पे भी आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। हमें बोला एस्टिमेशन ऑफ डिमांड के लिए कितने मेथड होते हैं। सो बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ डिमांड, अगर हमें एस्टिमेट लगाना है कि हमारी डिमांड कितनी है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास जजमेंट मेथड। कौन सा मेथड होता है? जजमेंट मेथड। सेकेंड हमारे पास होता है पास्ट हिस्ट्री एनालिसिस मेथड। पास्ट हिस्ट्री एनालिसिस मेथड। और थर्ड हमारे पास होता है कैजुअल मॉडल मेथड। कैजुअल मॉडल मेथड। तो ये 3 मेथड्स को फॉलो करके एस्टिमेशन ऑफ डिमांड तैयार करी जाती है। जजमेंट मेथड में तो हो गया कि मतलब जजमेंट और ओपिनियन लिए जाते हैं एक्सपर्ट्स हैं या जो भी कंसर्न स्टाफ है या फार्मेसी डिपार्टमेंट है, कोई क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, वहां से कि उनको मतलब कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हमें करनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम एस्टिमेशन ऑफ डिमांड बनाते हैं। अगर हम बात करें पास्ट हिस्ट्री एनालिसिस मेथड की, तो उसमें क्या है, जो पास्ट कंजप्शन, पहले जो हमारा खर्च हो रखा है उन चीजों को लेकर या कितनी हमें पहले लगी थी, तो ईयर वाइज हम उनका साल भर में कितनी लगी थी, तो ईयर वाइज हम क्या कर सकते हैं, उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और वहां से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी हमारी डिमांड है किसी चीज को लेकर। नेक्स्ट है हमारे पास कैजुअल मॉडल मेथड। इसमें हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक्सपर्ट से भी पूछते हैं प्लस हम ईयर वाइज डेटा भी उठाते हैं, उस अकॉर्डिंग हम एस्टिमेशन ऑफ डिमांड बनाते हैं। तो कितने मेथड है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ डिमांड के? दैट इज 3। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एलवीपीज। हमसे पूछा एलवीपीज की फुल फॉर्म क्या है? इज इट लॉन्ग वैक्सीन पार्ट, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, लॉस वैक्सीन प्रोडक्टिविटी, नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली एलवीपीज की फुल फॉर्म है हमारे पास लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। ठीक है, मतलब जो हमें पेरेंट्रल्स हो गए जो हम इंजेक्ट करते हैं किसी भी पेशेंट में। ठीक है, तो लार्ज वॉल्यूम में हो गया, लार्ज वॉल्यूम अगर जो बल्क में हमारे पास पेरेंट्रल्स होते हैं वो उन्हें बोला जाता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल। जैसे कि हमारे पास हो गए वी कैन से नॉर्मल सलाइन हो गया, डेक्स्ट्रो सॉल्यूशंस हो गया, तो ये हमारे लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में आते हैं। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। बाकी क्या है हमारे इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ एसवीपीज। एसवीपीज, अब पीछे एलवीपीज पढ़ा, तो ये हमारे पास क्या हो गए? स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, वो पेरेंट्रल्स जो कि हमें, या वो सॉल्यूशन जो कि हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5% डेक्स्ट्रोज की, तो ये हमारा लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल है क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। नॉर्मल सलाइन भी हमारा लार्ज क्वांटिटीज में होता है, तो ये भी हमारा एलवीपी है। बोथ बी एंड सी, इनको तो अभी गलत किया तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट है एड्रेनालिन इंजेक्शन। ये हमारा हार्डली 1 ml होता है और समथिंग होता है। ठीक है, तो 1 ml जैसे बहुत कम क्वांटिटीज है, क्योंकि जो एलवीपीज होते हैं उसमें उनमें होता है मोर देन, दैट इज मोर देन 500 ml और इक्वल टू 500 ml क्वांटिटी होती है एलवीपीज की। तो उनसे जो भी हमारे नीचे हो गए वो कौन से हो गए? हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। तो एड्रेनालिन उनमें से एक है। ओके, सो अवर करेक्ट आंसर इज एड्रेनालिन इंजेक्शन। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो हमारी ऐप है उदित फार्मेसी क्लासेस की, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स की कोर्सेज अवेलेबल है जो कि आप जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑल आर द आइडियल क्वालिटीज ऑफ पेरेंट्रल्स एक्सेप्ट। हमें पूछा है कि जो पेरेंट्रल्स हैं उनकी सारी की सारी आइडियल क्वालिटीज हैं लिखी हुई नीचे, एक्सेप्ट कौन सी नहीं है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट, ये मत भूल जाना। ठीक है, जैसे फ्री फ्रॉम पायरोजन, तो देखो पायरोजन मैं बता चुकी हूँ कौन होते हैं, जो हमारी बॉडी में फीवर करते हैं, ब्लड में हमारे सर्कुलेट हो रहे होते हैं, ये एंडोटॉक्सिन्स। ठीक है, तो ये तो फ्री फ्रॉम पायरोजन होने चाहिए। यस, ये तो क्या इसकी आइडियल प्रॉपर्टी है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमसे पूछा कौन सी नहीं है।
इट शुड बी स्टेराइल, तो यस जो पेरेंटल हम पेशेंट की बॉडी में डाल रहे हैं तो वो स्टेराइल ही होना चाहिए, अगर उसमें माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होंगे फिर कैसे चलेगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये हमारी उसकी आइडियल प्रॉपर्टी है। इट शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल, तो ऑफकोर्स केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज वो बॉडी में जाके क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा किसी से, तो ये भी हमारी एक आइडियल प्रॉपर्टी, तो इनकरेक्ट होगा। बचा क्या ऑप्शन 4, इट शुड नॉट बी क्लियर, जबकि क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे तो हम पेशेंट में जब उसे इंजेक्ट करेंगे, डालेंगे पेशेंट में, तो वो क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा ना, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोडक्शन एरिया इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एरियाज। हमें बोला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है हमारी फार्मेसी की, उसमें जो प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पे चीजें प्रोड्यूस होती हैं, वो आगे कितने एरियाज में हमारा डिवाइड है। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन एरिया होता है वो हमारा 5 सब यूनिट्स में डिवाइड है, 5 सब एरियाज में डिवाइड है। एक होता है हमारा क्लीन अप एरिया, जहां पर हम क्लीन वगैरह करते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रेपरेशन एरिया, जिसको कंपाउंडिंग एरिया भी बोला जाता है, प्रेपरेशन एरिया। थर्ड हमारा होता है स्टीराइल एरिया, और फिर हमारे पास होता है क्वारंटीन एरिया, और लास्ट हमारे पास होता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग एरिया, जहां पर हम सामान को पैक करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, लेबल करते हैं। तो ये हमारे पास कितने सब एरियाज है प्रोडक्शन एरिया में, 5, क्लीन अप एरिया, प्रेपरेशन एरिया, स्टीराइल एरिया, क्वारंटीन एरिया, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एरिया। सो करेक्ट आंसर इज 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, ऑल द कंटेनर्स मस्ट हैव दीज इंफॉर्मेशन बिफोर डिस्पेंसिंग एक्सेप्ट। हमें बोला है कि जो कंटेनर है उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इनमें से कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो नाम तो जरूरी है, नॉर्मल सलाइन, एड्रेनलिन, पेनिसिलिन कौन सा है पता तो होना चाहिए ना, इंजेक्शन तो नेम तो होना ही होना चाहिए। क्वांटिटी पता ही होना चाहिए, कितनी डोज है, 1 ml है, 2 ml है, 10 ml है, कितनी है, तो डोज का लिखा होना तो बहुत जरूरी है। रिटेल प्राइस भी इंपॉर्टेंट है, बेचोगे किस बेस पे, खुद से ही, तो रिटेल प्राइस भी जरूरी है। तो तीनों चीजें तो जरूरी है, तो इनमें से कोई रहनी चाहिए क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है, नहीं। सो अवर करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर की जो 3 है वो तीनों की तीनों कंटेनर पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इवन मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज कैसे करना है, तो ये सारी चीजें भी उस पर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेम 2 मॉडर्न मेथड्स फॉर द परचेजिंग इन हॉस्पिटल। क्या बोला है, 2 मॉडर्न मेथड का नाम बताना है जो कि हमारे हॉस्पिटल परचेजिंग के तरीके हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में क्या चीज कैसे परचेज करते हैं, बोरो एंड इशू, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, रिटर्न और वर्बल, नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली अगर हमें कोई भी चीज हॉस्पिटल में खरीदनी है तो वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो सेंट्रलाइज्ड होती है या हमारे पास होती है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड होती है और कौन सी होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज माने तो मतलब पूरे हॉस्पिटल के लिए जब सामान मंगवाना है, परचेज ऑर्डर तैयार होता है, एस्टिमेशन ऑफ डिमांड बनती है, उसकी 7 कॉपीज बनती हैं, वो भेजी जाती हैं, फिर सामान रिसीव होता है, फिर चेक होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पूरे हॉस्पिटल को अगर सामान चाहिए तो वो हमारा किस में आ जाता है, सेंट्रलाइज में आ जाता है। डिसेंट्रलाइज हो गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे फॉर सपोज हमारा आईसीयू डिपार्टमेंट है, ठीक है, आईसीयू कोई सामान चाहिए, टेबल चेयर चाहिए या छोटा मोटा स्टेशनरी का सामान चाहिए, तो वो डिसेंट्रलाइज में हो गया। अगर एक ही डिपार्टमेंट को नीड है तो वो डिसेंट्रलाइज में हो गया, और अगर पूरे हॉस्पिटल के लिए हमें ऑर्डर करना है तो वो सेंट्रलाइज में हो जाएगा। तो परचेजिंग इन हॉस्पिटल 2 तरीकों से होती है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बोरो एंड इशू नहीं होता, रिटर्न और वर्बल नहीं होता, नन ऑफ द अबव तो इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी मेथड व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ द स्टेराइल मेम्ब्रेन फिल्टर। अब क्या होता है, जब भी हमें कोई पेरेंट्रल या कोई ड्रग या कोई डोज हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसे स्टेराइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्री फ्रॉम एनीथिंग, चेक करना ज़रूरी है कि वो कितना स्टेराइल है, माइक्रोब्स वगैरह तो नहीं है उसके अंदर वो। तो उसके लिए हम एक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, उसको एक मेम्ब्रेन से पास आउट करते हैं। तो वो पूछे कि उसकी पोरोसिटी, उसमें कितने कितने छेद होने चाहिए, ठीक है, स्टेराइल मेम्ब्रेन फिल्टर में। सो बेसिकली इट इज 0.45 μm। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, बेसिकली जो सैंपल है उसे फिल्टर करते हैं स्टेराइल मेम्ब्रेन के थ्रू, और उसकी पोरोसिटी होती है 0.45। ओके, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। बाकी ये क्या है हमारे, इनकरेक्ट है।
फिर हम इंक्यूबेट वगैरह करते हैं मेम्ब्रेन से जो भी पास आउट हो रखे होते हैं, और उनको हम चेक करते हैं बाद में कि डोज हमारी कितनी स्टेराइल है, कितनी नॉन स्टेराइल है, ठीक है। सो अब करेक्ट आंसर इज 0.45 μm। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छे समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल इजी नर्सिंग लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, विजिट नहीं किया, तो जरूर जाके करें। वहाँ पे नर्सिंग वीडियोज एंड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।